students. Today we are going to discuss poem number 3 in your book Beehive, Rain on the Roof. This poem is written by poet Skinny. Basically, this poem is in nostalgic form. Nostalgic form is that state in which we recall the memories of the past. इस पोएम में कवि जो है अपने पास्ट की जो बातें हैं उनको याद करता है और जो उसका एक्सपीरियंस है रेनी सीजन में अपने घर की छत के ऊपर गिरती हुई बूंदों को सुनकर के वो उस समय जैसी आनंद की अनुभूति करता है, उस एन्जॉयमेंट को, उस हैप्पीनेस को इस पोएम में वो शेयर करता है। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, let's have a glance on the glossary given on page number 42. Tinkle, short light ringing sounds, यानी कि पानी के बूंदों की गिरने की जो आवाज़ है उसको यहाँ टिंकलिंग साउंड कहा गया है। शिंगल्स, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। शिंगल्स वो टाइल्स होती हैं जो छत के ऊपर लगाई जाती हैं। पहले ये लकड़ी का टाइल्स भी यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल तो सीमेंट की टाइल्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि सभी घर ऑलमोस्ट पक्के घर हैं। वूफ वेफ्ट, द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम। वूफ का मतलब करघा होता है जिसके ऊपर कपड़ा बुना जाता है, जिसमें धागे क्रिस क्रॉस पोजीशन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजेंटल। और ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, और जो है बिफोर का शॉर्ट वर्ड है जिसका मतलब पहले होता है। ये पोएट्स जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अपनी पोएम्स में यूज़ करते हैं। रेफ्रेन, a repeated part of a song or a poem, hear the sound of the rain. रेफ्रेन मीन्स बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़, यानी कि यहाँ पर टिंकल और रेफ्रेन दोनों का जो मीनिंग है वो मिलता जुलता ही है, बारिश के बूंदों की आवाज़। लिस्ट, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। इसी तरह लिसन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिस्ट यूज़ किया गया है इस पोएम के अंदर। इसका मतलब सुनना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान काले बादलों से ढक जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने अपनी छत के ऊपर गिरती हुई बारिश की बूंदों को सुना है? ये प्रश्न किया है पोएट ने अपने रीडर से। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कि जब आप इस मधुर ध्वनि को सुनते हो तो किस प्रकार के विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट what the poet demand
dreamed of while listening to the rain। आओ पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोएट जो है किस प्रकार के सपने पोएट ने देखे जब वो बारिश की बूंदों को अपनी छत के ऊपर गिरते हुए उसने सुना था। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid shadows, the clouds full of water. Hover. Hover means remain in air और hang in air, जिसको हिंदी में आप मंडराना कह सकते हैं, कि जब आसमान में पानी भरे हुए बादल मंडराते हैं तो जो सितारों भरे आसमान था उसको वो ढक लेते हैं। स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, स्फीयर्स स्काइज, कि सितारों भरे आसमान में जब पानी भरे बादल मंडराते हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधेरा धीरे धीरे बारिश की बूंदों के रूप में आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तब एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए घर की छत के ऊपर गिरती हुई बारिश की बूंदों को सुनकर एक तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है। यानी कि पोएट जो है जब बारिश हो रही है तो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ है बेड के ऊपर और उन बारिश की बूंदों को की आवाज़ को सुन रहा है और तकिए को आनंद के मारे दबाता है। प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब पोएट सेकंड स्टैंजा में कहता है कि छत की टाइलों के ऊपर बारिश की बूंदों की टपटपाहट, उसकी जो गूंज है, पानी के बूंदों के गिरने की जो आवाज़ है, वो उसके हृदय में, दिल में गूंजती है। यानी कि अपने मन में वो उसको महसूस करता है और उसके मस्तिष्क में या मन में हजारों कल्पनाएं आना शुरू हो जाती हैं। And 1,000 recollections weave their air threads into woof। Recollections means memories। और हजारों यादें
उनके मन रूपी करघे पर अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। यानी कि कवि के मन और मस्तिष्क में उसकी यानी कि मस्तिष्क में कल्पनाएं आना शुरू हो जाती हैं और मन में उनकी पुरानी जो यादें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द, जैसे ही कवि अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत के ऊपर गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज को सुनता है। नाउ in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है कि मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती थी, जैसे वो बीते हुए समय में आया करती थी। अपने प्यारे बच्चों को स्वप्न देखते हुए वह सुबह तक छोड़कर ऐसे जाती थी कि जैसे वो उनको प्यार से निहार रही हो। जैसे बच्चा रात को सो जाता है और माँ जो है अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने बच्चों को बड़े प्यार से देखती है, दुलारती है, तो उस अनुभव को कवि यहाँ शेयर करता है। जब वो बचपन में छोटा बच्चा था कि कैसे उसकी माँ उसको देखती थी प्यार से, जब वो सो जाता था या सोने वाला होता था। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पर वही फीलिंग कवि कहता है मुझे आज भी, फॉन्ड लुक का मतलब लविंग गेज, प्यार से दुलारना, प्यार से देखना, वो मेरी माँ का मुझे प्यार से देखना आज भी मैं महसूस करता हूँ, जैसे ही मैं अपनी छत के ऊपर लगी हुई टाइल्स के ऊपर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ को सुनता हूँ। So that's all about this poem. And here in this poem, some figures of speech, literary devices have been used. First of all, alliteration. Alliteration is a device where two or more words in a line start with same letter, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जैसे in the second line of the first stanza you can see starry spheres. It is an instance or example of alliteration. In the second stanza, busy being, and in third stanza, in the very first line, memory comes my mother. So three words are beginning with the same letter M. So these are the instances of alliteration. One more literary device, personification, has been used in this poem by the poet. Personification is a device where non-living thing
is treated as living things. Non-living things reflects the quality of living being. In the first stanza, you can say here you can see, and the melancholy darkness gently weeps. Darkness is non-living, but it reflects the quality of living beings. Weeps, रोना, कि जो उदास अंधेरा है वो धीरे धीरे रोता है. So darkness has been personified here by the poet. So here the literary device personification has been used. Now what is the rhyme scheme in this poem? The rhyme scheme in this poem in each stanza is same. You can say A, B, C, B, D, E, F, E. How? Hover. A, spheres. B, darkness. C, tears. Again B. Spheres rhymes with tears. So the same letter B has been repeated. Next, D, E, F, E. Here, bad and overhead. So E letter has been repeated. So the rhyme scheme in all the three stanzas is same. Singles, heart, fancied, start. In heart, start. Same rhyming words. Recollections, woof, patter, roof. इसी तरह woof and roof. Third stanza, mother, agone, dreamers, dawn. On me, refrain, singles, rain. The rhyming words in third stanzas are agone, dawn, and refrain, rain. So the rhyme scheme in all the three stanzas in the poem is same: A, B, C, B, D, E, F, E. So it was the rhyme scheme. That's all about this poem. Thank you.